हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेजी स्कॉलर वन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओल्गा टैलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985। इससे पुरानी वीडियोस में हम आर्टिकल 21 पढ़ रहे थे, उसी का कंटिन्यूशन है ये पार्ट। आर्टिकल 21 और उससे रिलेटेड जितनी भी स्पेशल जजमेंट्स हैं उनको हम पढ़ रहे थे। तो हमने 2-3-4 जजमेंट्स पहले पढ़ लिए थे, लाइक हादिया केस हमने पढ़ लिया था, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हमने पढ़ लिया था, हमने फ्रांसिस कोरालिए मुलिन वर्सेस द एडमिनिस्ट्रेटर यूटी ऑफ दिल्ली पढ़ लिया था, हमने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पढ़ा था कि उसने बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। ये सब हमने पढ़ लिया था। आज का केस है हमारा ओल्गा टैलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको हम पेवमेंट ड्वेलर्स केस भी कहते हैं। पेवमेंट ड्वेलर्स कौन होते हैं? पेवमेंट ड्वेलर्स वो लोग होते हैं जो सड़क पर अपनी दुकान लगाते हैं। सड़कों पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर फुटपाथ पर जो लोग दुकान लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको पेवमेंट ड्वेलर्स बोलते हैं। ये बात है एक टाइम की जब बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पेवमेंट ड्वेलर्स और जो स्लम ड्वेलर्स थे उनके ऊपर ये ऑर्डर निकाला कि उन्हें ये जो सड़क हैं, जिनको सड़कों पर जिन्होंने घर बना रखे हैं, जो दुकानें लगा रखी हैं, उनको खाली करनी पड़ेगी। दे हैव टू बी एविक्ट द प्लेस। उन्हें क्या करनी पड़ेगी? खाली करनी पड़ेगी। तो पेवमेंट ड्वेलर्स ने, जो ये पेवमेंट ड्वेलर्स थे, उन्होंने बोला ओके। पहले तो ये पेवमेंट ड्वेलर्स हाईकोर्ट गए थे, ठीक है, किसके खिलाफ? बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ। और हाईकोर्ट में उन्होंने जाकर बोला था कि ओके हम खाली कर देंगे, लेकिन हमें थोड़ा टाइम चाहिए, गिव अस सम टाइम। तो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इनको थोड़ा सा टाइम दिया और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बोला कि ओके तुम्हें हम टाइम देते हैं, हम तब तक तुम्हारे घर को नहीं उजाड़ेंगे, तुम्हारी जो दुकानें हैं तब तक उन पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे जब तक तुम उन्हें खाली नहीं करते हो। तो उस टाइम पर एक पर्सन थी जिनका नाम था ओल्गा टैलिस। शी वॉज द एडिटर। इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर आता है, इसकी एडिटर थी। इनको जब इस केस के बारे में पता चला तो कुछ पेवमेंट ड्वेलर्स के साथ मिलकर ये सुप्रीम कोर्ट चली गई अगेंस्ट द बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो केस बन गया ओल्गा टैलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985। ओल्गा टैलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये बोला कि आर्टिकल 21 सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं देता है, लाइफ इज लिविंग विथ चॉइस एंड डिग्निटी। चॉइस एंड डिग्निटी के साथ जीना है। और राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड भी राइट टू लाइफ का ही पार्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओल्गा टैलिस सही कह रही हैं कि राइट टू लाइवलीहुड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ विच इज अ फंडामेंटल राइट। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फंडामेंटल राइट तो है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉ को ब्रेक करें। यू कांट ब्रेक द लॉज। सड़कों पर ऐसे दुकान लगाना दैट इज इलीगल। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये इलीगल है, तुम कानून को नहीं तोड़ सकते। और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था
डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टोटल। इसको समझते हैं पहले ही क्या होता है, देन आई विल एक्सप्लेन दिस। डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टोटल होता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपका फ्रेंड है और ये आप हैं, आपके फ्रेंड के पास कोई ज़मीन थी, आपके फ्रेंड ने आपसे बोला कि तुम मेरी ज़मीन पर कोई भी दुकान बना ले, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस दुकान पर कभी भी कब्जा नहीं करूँगा, मैं कभी भी इसको अपनी दुकान नहीं मानूंगा, ये दुकान हमेशा तेरी रहेगी। तो आपने क्या किया, उसकी बात मान के दुकान बना ली, दुकान में बहुत सारा मनी इन्वेस्ट किया, और लास्ट में उसने क्या किया, जब आपकी दुकान अच्छी चलने लगी, जब आपके पास काफ़ी सारा पैसा आने लगा, तो इस दोस्त ने क्या बोला आपसे कि ये जगह तो मेरी है, जिस जगह पर ये दुकान बन रही है लीगली ये दुकान मेरी है। फिर आप कहाँ चले गए, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, उसके खिलाफ, अपने दोस्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट लगा देगा डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टोटल। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि तुमने पहले बोला था कि ये दुकान अगर वो तुम्हारी ज़मीन पर बनाता है तो वो दुकान उसकी रहेगी, तो अब तुम अपनी बात से पलट नहीं सकते, तुम अपनी बात से पलट नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टोटल। जब आप पास्ट में कोई बात बोलो और प्रेजेंट में उसको आपको निभाना ही पड़ेगा, अगर वो किसी व्यक्ति को हार्म कर रही है या उसको लॉस कर रही है तो आपको वो बात छोड़ नहीं सकते। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में अगर वो व्यक्ति अपनी बात नहीं निभाता तो उससे आपको नुकसान होता, आपको हार्म होता, आपको लॉस होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगा दिया, डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टोटल। जो तुमने पहले कहा था अब तुम उस बात से पलट गए हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी क्या लगाने की कोशिश की थी, यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टोटल लगाने की कोशिश की थी। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या बोला कि ये जो पेवमेंट ड्वेलर्स हैं इन्होंने हाई कोर्ट में जाकर पहले ये बोल दिया था कि वो उसको एविक्ट कर देंगे, जगह को क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसने में क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टोटल है ये कभी भी फंडामेंटल राइट के खिलाफ काम नहीं करता है। डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टोटल इज नॉट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट। यानी कि फंडामेंटल राइट के लिए अगर आपको डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टोटल को पास भी करना पड़े तो आप कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बीएमसी की ये वाली जो बात थी डॉक्ट्राइन ऑफ एरिस्टोटल की, मना कर दिया, उसको इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ, विद इन लॉ यू कैन अर्न योर लाइवलीहुड, you can't break the laws. So this is completed। तो हमने ऑल्गा टेलिस पढ़ लिया। इसमें क्या निकल कर आया, इसमें निकल कर आया राइट टू लाइवलीहुड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, राइट टू डाई इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 और नॉट। अगर जीना राइट है तो मरना भी क्या अधिकार है या नहीं है, तो क्वेश्चन आता है। अब जब हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, माई लाइफ, मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ में मैं जीऊँ या मरूँ, इट्स माई लाइफ, तो मैं कुछ भी करूँ। बट इस बात का जवाब सुप्रीम कोर्ट ये कहकर देता है कि यू आर ऑल्सो स्टेट रिसोर्स, यू आर ऑल्सो अ रिसोर्स ऑफ द स्टेट। तुम भी क्या हो, स्टेट की ही रिसोर्स हो, और जो चीज़ स्टेट की है ना उस पर स्टेट का ही अधिकार है। तुम्हारी लाइफ भी स्टेट की लाइफ है, स्टेट की, क्योंकि तुम एक रिसोर्स हो।
इसलिए सुसाइड को भी हमने क्या बना रखा है, पनिशेबल ऑफेंस है सुसाइड भी। सुसाइड क्या था, एक पनिशेबल ऑफेंस था अंडर सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी, इंडियन पेनल कोड सेक्शन 309 के तहत पनिशेबल ऑफेंस था सुसाइड। अटेम्प्ट टू सुसाइड इज अ पनिशेबल ऑफेंस। और एक और इससे रिलेटेड था सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी। ये क्या बोलता था, ये बोलता था अबेटमेंट टू सुसाइड इज ऑल्सो अ पनिशेबल ऑफेंस। अबेटमेंट टू सुसाइड यानी कि किसी को आप फोर्स कर रहे हो सुसाइड करने के लिए, तो ये भी क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है। और ये सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट का पार्ट बन जाता है, क्योंकि आर्टिकल 21 तुम्हें राइट टू लाइफ देता है। अगर तुम्हें जीने का अधिकार देता है तो मरने का भी अधिकार देना चाहिए। लेकिन वहीं पर सेक्शन 306 और 309 ऑफ आईपीसी ये क्या कर रहे हैं, तुम्हारे मरने पर तुम्हें ही सजा देंगे। अगर तुम कोशिश भी करते हो मरने की तो तुम्हें सजा होगी। सो फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया इन द केस ऑफ पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1994। सबसे पहले 1994 में पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया, इसमें ये सवाल उठा। सो पी रथिनाम ने क्या किया, ये जो सेक्शन था 306 और 309 ऑफ आईपीसी उसको चैलेंज कर दिया। उसको क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया। पी रथिनाम ने बोला अगर फंडामेंटल राइट हमें अधिकार देता है उसको यूज करने का, तो हमारे पास एक फंडामेंटल राइट ये भी तो है, नॉट टू यूज। इसका मतलब था कि फंडामेंटल राइट है मेरा स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर मेरा बोलने का अधिकार है तो मेरा ना बोलने का भी तो अधिकार है। मुझसे कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। अगर मुझे नहीं बोलना है तो क्या कोई मुझसे जोर जबरदस्ती करके बुलवा सकता है, नहीं बुलवा सकता। दिस इज ऑल्सो माई फंडामेंटल राइट। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। अगर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मेरा फंडामेंटल राइट है, कहीं पर जाना मेरा फंडामेंटल राइट है, तो कहीं पर ना जाना भी तो मेरा फंडामेंटल राइट है। मेरा मन नहीं करता कहीं जाने का, तो दैट इज ऑल्सो माई फंडामेंटल राइट कि कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता मैं कहीं पर जाऊं। इसी तरह पी रथिनाम ने क्या बोला, अगर जीना मेरा फंडामेंटल राइट है, उसी प्रकार नॉट टू लिव मेरा फंडामेंटल राइट होना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि बात तो पी रथिनाम ने सही कही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉट टू यूज योर फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट। अपने फंडामेंटल राइट का यूज ना करना भी तुम्हारा एक फंडामेंटल राइट है। इसलिए सेक्शन 309 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। क्या कर दिया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया था सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी, है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक केस आया दैट इज श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996। श्रीमती ज्ञान कौर कौन थी, ये एक मदर इन लॉ थी और इसके ऊपर ये आरोप लगा था इसने अपनी जो डॉटर इन लॉ है, अपनी बहू को फोर्सफुली सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया है। मतलब सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी के तहत ये गुनहगार थी। बट इसने क्या कहा, इसने आर्ग्यू किया, इसने बोला सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि मैं तो मेरी डॉटर इन लॉ को सिर्फ ये याद दिला रही थी कि अपना फंडामेंटल राइट यूज ना करना भी
उसका एक फंडामेंटल राइट ही है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। यानी कि मैं तो सिर्फ इतना याद दिला रही थी, अगर जीना तेरा अधिकार है तो ना जीना भी, नॉट टू लिव भी तेरा अधिकार है, ये तेरा फंडामेंटल राइट है। मैंने तो सिर्फ उसे इतना याद दिलाया था। तो ये गुनाह कैसे हो सकता है? हाउ इट इज क्राइम? हाउ इज इट क्राइम? सो जब सुप्रीम कोर्ट को ये रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? ओवर रूल्ड द पी रथिनाम केस। इसने क्या किया? पी रथिनाम केस को ओवर रूल करके दोबारा से सेक्शन 306 प्लस 309 ऑफ आईपीसी, इन दोनों को क्या कर दिया? क्रिमिनलाइज कर दिया। किसी अटेम्प्ट टू सुसाइड और फोर्सफुली किसी को सुसाइड करवाना, दोनों क्रिमिनलाइज कर दिए गए। लेकिन क्वेश्चन वहीं का वहीं रह गया कि राइट टू डाई हमारा फंडामेंटल राइट है भी या नहीं। एक और केस आता है, उससे पहले हमें अरुणा शॉनबॉग की स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। अरुणा शॉनबॉग एक 1970s की बात है। ये एक नर्स थी KEM हॉस्पिटल में। KEM हॉस्पिटल में ये नर्स थी। KEM हॉस्पिटल बॉम्बे में है, वहाँ की ये नर्स थी। इनके साथ किसी स्टाफ मेंबर ने सेक्सुअली मॉलेस्टेशन किया और इनको स्ट्रेंगुलेट किया गया, यानी कि इनको गला घोटकर मारने की कोशिश की गई। लेकिन ये मरी नहीं, कोमे में चली गई। ये कोमा में चली गई। जब ये कोमा में गई तो ये 25 साल की थी। ठीक है। जब ये कोमा में गई तो जो KEM हॉस्पिटल वाले थे, इन्होंने बोल दिया कि ये अब अरुणा शॉनबॉग का ख्याल रखेंगे। जितने भी साल ये जी KEM हॉस्पिटल में ही ये रही थी। इससे पहले एक टर्म समझ लेते हैं, दैट इज यूथनाशिया। यूथनाशिया क्या होता है? दो तरह की यूथनाशिया होता है। एक होता है एक्टिव यूथनाशिया, दूसरा होता है पैसिव यूथनाशिया। एक्टिव यूथनाशिया क्या कहता है? यू डू समथिंग टू किल। और पैसिव यूथनाशिया कहता है यू डोंट सेव। इन दोनों का मतलब ये है कि एक तो कहता है तुम बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, और दूसरा कहता है कि तुम मारने के लिए कुछ कर रहे हो, लाइक किसी को इंजेक्शन दे देना जिससे उसकी जान चली जाए। तो ये हो गया एक्टिव यूथनाशिया। पैसिव यूथनाशिया, जैसे किसी का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहा है, तुमने ऑक्सीजन ही नहीं दी उसको, तो दैट इज पैसिव यूथनाशिया। इंडिया में एक्टिव यूथनाशिया की तो बात ही नहीं की जाती, तो एक्टिव यूथनाशिया तो है ही नहीं। द क्वेश्चन इज ऑल अराउंड द पैसिव यूथनाशिया, कि ये अलाउ है या नहीं है। सो 2010 में क्या होता है? 2010 में अरुणा की एक फ्रेंड होती है पिंकी बिरानी। पिंकी बिरानी फिल्ड अ पिटिशन इन द बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट में ये पिटिशन फाइल कर देती है टू अलाउ यूथनाशिया ऑफ अरुणा। अरुणा के लिए यूथनाशिया मांगती है। ये क्या मांगती है? यूथनाशिया। पिंकी बिरानी बोलती है कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 40 ईयर्स बीत चुके हैं और अरुणा की बॉडी 40 साल बाद बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। अब उसकी बॉडी इतनी वीक हो चुकी है, अब ना ही उसके पास कोई चॉइस बची है, ना ही उसकी खुद की कोई डिग्निटी रही है। और लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। जब चॉइस एंड डिग्निटी नहीं रही है तो लाइफ कैसी? तो तुम अरुणा को क्या करो? अरुणा को तुम यूथनाशिया की परमिशन दो। ये किसने बोला? पिंकी बिरानी ने बोला। लेकिन
बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला? बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इंडिया में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला इंडिया में कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है। देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ रिलेटेड टू यूथनाशिया एंड इवन टुडे देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ रिलेटेड टू यूथनाशिया। आज के टाइम पर भी हमारे पास कोई लॉ नहीं है यूथनाशिया से रिलेटेड। लेकिन पिंकी बिरानी को ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा। पिंकी बिरानी चली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट, चली जाती हैं पिंकी बिरानी, और जो केस बनता है वो बनता है अरुणा रामचंद्र शेनवॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। अरुणा रामचंद्र शेनवॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 केस बनता है। पिंकी बिरानी आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए फिर से वही बात दोहराती हैं कि लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। अरुणा की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, उसके पास कोई चॉइस एंड डिग्निटी नहीं बची है, इसलिए अरुणा के लिए यूथनाशिया अलाउ करो। सुप्रीम कोर्ट कहती है या यू आर करेक्ट, तुम सही कह रही हो, लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। बट चॉइस एंड डिग्निटी किसकी? तो पिंकी बिरानी कहती है ऑब्वियसली चॉइस किसकी, डिग्निटी किसकी? अरुणा की। तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि अरुणा ने तुम्हें बताया कि उसकी चॉइस खत्म हो चुकी है, कि उसकी डिग्निटी खत्म हो चुकी है, अरुणा ने तुम्हें बताया? तो पिंकी बिरानी कहती है नो, अरुणा कैसे बता सकती है, अरुणा तो कॉमा में है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है एग्जैक्टली, अरुणा तुम्हें बता ही नहीं सकती क्योंकि वो कॉमे में है। तो अरुणा ने तुम्हें बताया ही नहीं कि उसकी चॉइस क्या है, उसकी डिग्निटी क्या है, तो तुम कैसे कह सकती हो कि अरुणा यूथनाशिया चाहती है? बट एक चीज हो जाती है इसी बीच में, वो थी अरुणा की नेचुरल डेथ। ये केस चलता है, उसी बीच में अरुणा डाइड आ नेचुरल डेथ। निमोनिया से अरुणा की डेथ हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट कहता है इस केस में कि हम पैसिव यूथनाशिया अलाउड करते हैं, बट इन द यूथनाशिया हम अलाउड कर सकते हैं बट इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में ही हम पैसिव यूथनाशिया अलाउड कर सकते हैं। लेकिन चॉइस यहाँ पर चॉइस अरुणा की है, तो हम पैसिव यूथनाशिया भी अलाउ नहीं करेंगे। इसी बीच अरुणा की डेथ हो जाती है और ये केस इनकम्प्लीट ही रह जाता है। बट क्वेश्चन जो खड़ा हुआ था वो वहीं की वहीं रह जाता है कि कैसे, हाउ कोई व्यक्ति अगर कॉमा में है वो अपनी चॉइस एंड डिग्निटी को कैसे बताएगा? तो इस चॉइस को बताने के लिए एक और केस सामने आया, दैट इज कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस का नाम था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इस केस में क्या होता है, इस केस में एक शब्द लिया जाता है दैट इज लिविंग विल। लिविंग विल, विल क्या होती है? जब हम विल की बात करते हैं ना, तो विल का हिंदी ट्रांसलेट हम जब करते हैं तो विल का मतलब वसीयत निकल के आता है। वसीयत, वसीयत क्या होती है? वसीयत हमेशा आफ्टर डेथ होती है। पोस्ट मॉर्टम एक्टिव होती है, राइट? यानी कि कोई इंसान जब मर जाता है उसके बाद वसीयत लागू होती है। जैसे कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे की होगी, तो दैट इज विल। ये क्या है? वसीयत है। लेकिन यहाँ पर लिविंग वर्ड लिख रहा है, लिविंग वर्ड यानी कि लिविंग विल। तुम जीते जीते अपनी बचत बना लेते हो। इट इज अ डायरेक्शन विच यू साइन व्हाइल यू आर अलाइव। मतलब एक पेपर होगा जिस पे लिखा होगा, उस पर तुम साइन कर दोगे। दिस इज अ डायरेक्शन विच यू साइन, जब तुम जिंदे हो तभी साइन कर पाओगे। और इस डायरेक्शन को तुम अपने कोई नियर एंड डियर वन को दे दोगे। कोई भी जो तुम्हें प्रिय है, मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची जो भी है, उसको दोगे, उसके हवाले कर दोगे। और अगर तो कोई भी ऐसा केस होता है जहाँ पर तुम अपनी चॉइस नहीं बता पाते, अगर तुम अपनी चॉइस नहीं बता पाते, लाइक तुम कॉमा में चले जाते हो, है ना, जब तुम अपनी चॉइस नहीं बता पाते, तो
इसकी चॉइस, ये तुम्हारी नियर और डियर वन है तो इसी की चॉइस ही तुम्हारी चॉइस मानी जाती है, इसकी चॉइस तुम्हारी चॉइस मानी जाती है। दैट इज लिविंग विल। और इसी से हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि राइट टू डाई इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब एक कॉन्सेप्ट है दैट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। क्या होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और दूसरा टर्म है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दूसरा टर्म आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये क्या होता है समझना। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए, ये हमारी लेजिस्लेचर जो है यानी कि पार्लियामेंट हमारा क्या बनाती है, लॉ बनाती है। लॉ बनाती है, लॉ बनाया पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट ने इस लॉ को किसको दिया, इस लॉ को दिया एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव में सब कोई आ जाता है, पुलिस भी आ जाती है। कोई भी लॉ दिया एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, इसको एग्जीक्यूट करेगी। इसमें कुछ स्टेप्स लिखे होंगे लॉ में, स्टेप 1 2 3 4 जितने भी स्टेप लिखे होंगे, और लिखा होगा लास्ट में कि अरेस्ट तब करना है जब तुम चारों पांचों स्टेप को फॉलो कर लो। ठीक है, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है, ये जो प्रोसेस है, ये जो एग्जीक्यूटिव से पूरा अरेस्ट तक सिस्टम है, इसको बोलते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। समझ में आया कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं कर रही है, दैट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन अगर हम ये चेक करें कि क्या पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है वो जस्टफुल है नहीं है, डज इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो ये क्या हो गया, देन इट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंक्लूडेड बोथ लेजिस्लेचर का काम और एग्जीक्यूटिव का काम, यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, जबकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, जिसमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव का फंक्शन लिखा हुआ है। एग्जीक्यूटिव को चेकआउट करने की बात करी जाती है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेचर इन दोनों के फंक्शन को चेक करने की बात की जाती है। इंडिया में आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को बताता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिया में है ही नहीं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रिटन है इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में बताता है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता है। सो एक एक्ट था दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। ये क्या था, एक लॉ था। ये क्या था, एक लॉ था। इसमें ये था कि तुम्हें डिटेन कर लिया जा सकता है, तुम्हें डिटेन कर लिया जा सकता है इवन यू बिफोर कमिट एन ऑफेंस ओनली ऑन द सस्पिशन बेसिस। सस्पेक्ट हो तुम, यानी कि तुमने कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि तुमने कोई क्राइम किया है तो तुम्हें डिटेन कर लिया जाएगा विदाउट एनी रीजन। इट्स मीन यू डोंट हैव ऑडी अल्ट्रम
पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम है ही नहीं तुम्हारे पास, यानी कि ये मैंने बता दिया था ना आपको, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, यानी कि तुम्हारी साइड कोई सुनेगा ही नहीं। नो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और ये बनाया किसने है? लेजिस्लेचर ने। याद रखना किसने बनाया है? लेजिस्लेचर ने। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो किसको फॉलो करने पड़ेंगे? एग्जीक्यूटिव को फॉलो करने पड़ेंगे। एग्जीक्यूटिव इनको फॉलो करके उस पर्सन को डिटेन कर लेगा। जो फर्स्ट विक्टिम था इस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का वो था ए.के. गोपालन। ए.के. गोपालन वॉज अ कम्युनिस्ट लीडर। ए.के. गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर था और ये फर्स्ट विक्टिम भी था इस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का, इसलिए इसने चैलेंज कर दिया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 को। सो केस बना ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इस केस को हम आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच गाइस।